हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करा था। इस वाले वीडियो में अपन मेंडलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंडलिज्म का मतलब होता है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे, वो मेंडल ने हेरिडिटी के बारे में जो बातें बताई थी, वो इन सब चीजों को मिला के और बोल दिया जाता है मेंडलिज्म। यानी कि मेंडल ने जो भी चीजें बताई थी, उन सबको मिला के बोल दिया जाता है मेंडलिज्म। ठीक है। मेंडल जो थे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ये आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। तो अब अपन मेंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जो बर्थ है वो 22 जुलाई 1822 में हिजेंडोफ टाउन में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि मेंडल जो थे वो कहाँ पे वर्क करते थे, तो एक अगस्तीनियन मॉन्स्ट्री में मॉन्क थे। मतलब एक रिलीजियस प्लेस है ये अगस्तीनियन मॉन्स्ट्री, वहां पे ये एज ए मॉन्क वर्क करते थे। ये है कहाँ पे ये मॉन्स्ट्री? ये भी ऑस्ट्रिया में ही है, एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, वहां पे। ठीक है। दूसरी बात आती है एक्सपेरिमेंट्स। देखो, मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे वो पाइसम सटाइवम पे करे थे, जिसको पाइसम सटाइवम तो एक बोटनिकल नेम है। वैसे गार्डन पी है, गार्डन पी पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जिसका बोटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है। अगली बात, कब करे थे? 1856 से लेके 63 के बीच में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे। तो ये वाला जो डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। 1856 से 63 के बीच में एक बार नीट में क्वेश्चन भी आ गया था यहाँ से ऑप्शंस के फॉर्म में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात, इन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उन सभी एक्सपेरिमेंट्स को इन्होंने पब्लिश किया एक जर्नल में। जर्नल क्या होता है? एक जर्नल में इन्होंने पब्लिश करा। कब? 1865 में। सर, जर्नल क्या होता है? देखो, जर्नल का मतलब होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो कोई नया इन्वेंशन करते हैं या कोई नई थियरी के बारे में बताते हैं, तो एक मैगजीन होती है, उस मैगजीन में ये पब्लिश करवाते हैं अपनी कि हमने ये सब इन्वेंट करा है, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको एक जर्नल में 1865 में पब्लिश करवाया। टाइटल क्या था उसका? टाइटल था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। टाइटल क्या था? एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइटल से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को जर्नल में पब्लिश करवाया। अगले नंबर पे आता है डेथ। देखो, इनकी डेथ जो है वो 1884 में हुई। ठीक है। अपने एक्सपेरिमेंट्स करे इन्होंने कब? 1856 से 63 के बीच में। ठीक है। पब्लिश करवाया कब? 1865 में। लेकिन क्या ना कि इनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, क्योंकि वो जो जर्नल थी, वो जो मैगजीन थी, वो ज्यादा लोगों तक तो पहुंचती नहीं थी। और उन दिनों कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना ज्यादा था नहीं, तो जो भी बातें इन्होंने बताई वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। और फाइनली 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। तो अनेबल टू गेट पॉपुलैरिटी, इनको अपने वर्क के लिए पॉपुलैरिटी नहीं मिली। कब तक नहीं मिली? जब तक ये जिंदा थे तब तक। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इनकी डेथ के बाद, 84 में इनकी डेथ हुई थी, इनकी डेथ के बाद 1900 में तीन साइंटिस्ट आए थे। कौन कौन से? आपको ध्यान रखना है। कार्ल कोरेंस, हुगो डिवरीज और वॉन सेरमैक। वॉन सेरमैक, ये तीन साइंटिस्ट थे जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इन तीनों ने क्या करा? 1900 में मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे थे, जो बातें बताई थी मेंडल ने, उन सब चीजों की इन्होंने रीडिस्कवरी करी। रीडिस्कवरी कैसे करी? अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्ल कोरेंस जो थे वो जर्मनी से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट है वो मेज पर करे थे। हुगो डी व्रीज जो है वो हॉलैंड से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पर करे थे। ठीक है। ये जो वॉन शेरमैक है ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। इन्होंने डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जैसे लेग्यूम प्लांट होते हैं
उनपे वॉन शेरमैक ने अपने एक्सपेरिमेंट करे थे। तो अलग अलग कंट्री में थे, अलग अलग प्लांट्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, और इनके एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट आए, उन रिजल्ट को लेके ये शॉक्ड थे। कैसे? कि जो रिजल्ट इनको अब गेन हुए हैं, एक्चुअल में वो रिजल्ट कई साल पहले मेंडल को प्राप्त हो चुके थे पहले। तो जो बातें मेंडल ने बताई एक्चुअल में, उन सब बातों का उन सब थिंग्स को रीडिस्कवर करा था किसने? इन तीन साइंटिस्ट ने, हुगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और इरविन वॉन सेनमार्क। आई बात समझ में? इन तीन लोगों ने रीडिस्कवरी करी थी मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की, या मेंडल की जो पोस्टुलेट्स थी उनकी रीडिस्कवरी करी थी इन्होंने। तो आपको इन तीनों के नेम याद रखने हैं, ठीक है। अब कई बार बच्चे को ये भी डाउट आता है कि सर आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि मेंडल की डेथ के बाद, या मैं बोलूं कि जब उनके वो जो जर्नल में पब्लिश हुआ था उनके एक्सपेरिमेंट, तब से लेके और 1900 से पहले तक, इस दौरान ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से मेंडल की बताई गई जो बातें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई? ऐसा क्या हुआ होगा? तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि आखिर इतने दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट्स हिडन क्यों थे, ठीक है। देखो, सबसे पहले नंबर पे आता है कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, क्योंकि उस दौरान कम्युनिकेशन ज्यादा इजी था नहीं। क्यों नहीं था इजी? अभी मैंने आपको बताया, अभी प्रेजेंट टाइम में तो क्या सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ठीक है। आप अभी कोई भी चीज अपलोड करते हैं तो वो विद इन 5 सेकेंड में इतने लोगों तक पहुंच जाती है। आई बात समझ में? दूसरी बात ये है कि न्यूज चैनल्स वगैरह हैं, लेकिन उस दौरान तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, तो कम्युनिकेशन का सिस्टम तो ज्यादा डेवलप था नहीं उस समय। मैगजीन थी और वो सब लोगों तक पहुंचती नहीं थी, कुछ गिने चुने पर्सन थे जिन तक वो मैगजीन पहुंचती थी। तो एक रीजन तो ये है कि कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो स्लो था, जिस वजह से नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात है कि हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्पररीज। देखो, कंटेम्पररीज का मतलब होता है कि मेंडल से पहले के जो साइंटिस्ट लोग थे उनके लिए यहाँ पे कंटेम्पररीज काम में लिया है। एक्चुअल में मेंडल ने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, या मैं बोलूं जीन टर्म तो बाद में आया था, मेंडल ने कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर बताया था। क्या बताया था? मेंडल ने ये बात बताई कि कोई भी कैरेक्टर या कोई भी ट्रेट होता है, कोई भी ट्रेट, उसको कंट्रोल करा जाता है एक फैक्टर के द्वारा। एक्चुअली एक फैक्टर कंट्रोल ए ट्रेट, एक फैक्टर जो है वो एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। बाद में फैक्टर की जगह पे जीन टर्म काम में लिया गया। हालांकि मेंडल ने तो फैक्टर टर्म ही काम में लिया था, लेकिन बाद में जॉनसन नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि जीन होती है जो एक ट्रेट को या एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। मेंडल ने क्या बताया? मेंडल ने ये बताया कि एक ट्रेट जो है उसको फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और फैक्टर जो है उसके एलील होते हैं, और वो एलील जो है वो आपस में मिक्सअप नहीं होते कभी भी। ये बात बताई थी किसने? मेंडल ने। लेकिन इतनी डेप्थ में बातें उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनके लिए बस की बात नहीं थी समझना, तो उन्होंने मेंडल की बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करा। दूसरा रीजन ये था, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है यूजिंग मैथमेटिक्स। क्योंकि कुछ तो खास बात होगी मेंडल में, तो मेंडल ने क्या करा, मैथमेटिक्स का यूज करा अपने जो भी रिजल्ट्स आए उनको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए। मेंडल ने मैथमेटिक्स का यूज करा, लेकिन उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनको वो मैथमेटिक्स भी समझ में नहीं आई, ठीक है। अगले नंबर पे आता है कुड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। अब उन्होंने बता तो दिया कि एक फैक्टर होता है जो ट्रेट या कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन मेंडल जो थे वो उस फैक्टर का फिजिकल प्रूफ बताने में असमर्थ थे। बता ही नहीं पाए कि एक्चुअल में वो फैक्टर दिखता कैसा है। बात समझ में आ गई? क्या है वो, कैसा विजिबल है नहीं है, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मेंडल कुछ नहीं बता पाए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता पाएंगे, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बता पाएंगे, तो साइंटिस्ट के लिए समझना थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है। तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करा उस बातों को। तो ये कुछ मेजर 4 रीजंस थे जिनकी वजह से मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो 34 ईयर्स के लिए हिडन थे। आई बात समझ में? आगे देखो,
अब एक सवाल और आता है दिमाग में कि सर इतने सारे प्लांट्स हैं, आखिर मेंडल ने इस पाइसम सटाइवम या इस गार्डन पी का ही सिलेक्शन क्यों करा? सही बात है, इतने सारे प्लांट्स हैं तो कुछ तो खास बात होगी ना उस पाइसम सटाइवम में, उसका ही सिलेक्शन क्यों करा? तो यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है शॉर्ट लाइफ साइकिल। एक्चुअल में गार्डन पी जो होता है उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, जैसे लगभग 2 to 3 मंथ में वो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो लेता है, 2 to 3 मंथ्स में। आई बात समझ में? तो एक प्लांट आप सिलेक्ट कर रहे हैं जो जिसका लाइफ साइकिल है मान लो 10 इयर्स या 15 इयर्स, ठीक है? तो 10 ईयर या 15 इयर्स तक आप उसको देख रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसी कारण से मेंडल ने क्या करा, एक ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करा जिसका लाइफ साइकिल बिल्कुल शॉर्ट होता है, जिसको अपन इजीली स्टडी कर सकते हैं आसानी से। आई बात समझ में? तो पहले नंबर पे रीजन था ये, लाइफ साइकिल इसका शॉर्ट होता है। दूसरे नंबर पे होता है कि ये जो पाइसम सटाइवम है इसमें मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कैरेक्टर है प्लांट की हाइट, ध्यान से समझना। एक कैरेक्टर है प्लांट की हाइट, ये तो है कैरेक्टर, जैसे प्लांट की हाइट, ठीक, प्लांट की हाइट, जैसे मान लो सीड का कलर, पोड शेप, फ्लावर कलर, इन सबको बोलते हैं कैरेक्टर्स। आई बात समझ में? दूसरा होता है ट्रेट। अब जनरली एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, जैसे प्लांट की हाइट है तो प्लांट की हाइट दो हो सकती है, या तो प्लांट टोल हो सकता है या प्लांट ड्वार्फ हो सकता है। तो ये जो टोल और ड्वार्फ है, दीज आर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, नॉट ओपोजिट। ओपोजिट नहीं है, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। आई बात समझ में? जैसे मान लो फ्लावर कलर है तो वॉयलेट कलर के फ्लावर हो सकते हैं या व्हाइट कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं। सो वॉयलेट एंड व्हाइट बोथ आर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। आई बात समझ में? तो अपन को इजीली पता लग जाता है कि कौन सा तो डोमिनेंट ट्रेट है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट है। तो दूसरा मेजर रीजन ये था कि ये जो पाइसम सटाइवम है इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? थर्ड आता है इजी टू कल्टीवेट। अब देखो, पाइसम सटाइवम का तो छोटा सा प्लांट होता है, आप इसको इजीली किसी कोने में ग्रो करवा सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छे से इसकी केयरिंग भी कर सकते हैं आप। अगले नंबर पे आता है सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। देखो, नेचुरली तो जो गार्डन पी होता है ना उसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, बट हम अपनी सुविधा अनुसार उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते हैं। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है, ठीक है? आप चाहते हैं कि किसी अनदर प्लांट के पोलन ग्रेन्स में इस पे डाल के देखो, देखिए आखिर क्या होता है, कैसे प्लांट मिलते हैं, तो आपको क्रॉस पोलिनेशन भी करवाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इजीली क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं हम इसमें, और सेल्फ पोलिनेशन तो ऑलरेडी होता ही है इसमें। तो एक फैक्टर इसका ये था। अगला फिफ्थ नंबर पे आता है प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। तो जैसे मान लो कि आपने एक ऐसा प्लांट यूज करा जिसमें एक ही सीड आता है या दो चार सीड आते हैं, मान लो वो खराब हो गए, तो आपका पूरा जो स्टडी है वो तो खतरे में पड़ जाएगा फिर। तो ये जो पाइसम सटाइवम है इसमें कई सारे सीड प्रोड्यूस करे जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें अपन ने आज की क्लास में स्टडी करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आप इसको ध्यान से देखना, अगर एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा से देखना, ठीक है? हम 2 लेक्चर में जो भी टर्म्स थी उन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस थर्ड लेक्चर में या थर्ड वीडियो में अपन ने मेंडलिज्म के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ी हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स का उन्होंने सिलेक्शन करा, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, क्रॉस, ये सब बातें। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। आगे आने वाले वीडियोस में अपन क्या करेंगे कि जितना भी जेनेटिक्स चैप्टर है उसको नीट लेवल पे अपन इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि जेनेटिक्स जो चैप्टर है जो बच्चों के लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है समझने के लिए, थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है जेनेटिक्स, वो आप कवर कर सकें। फिर लास्ट में अपन इस चैप्टर में से जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको अपन डिस्कस करेंगे। आप ऐसे देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।